हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो पार्ट 1 हमने आप लोगों को 2021 का अपलोड कर दिया है। पार्ट 2 आज आप लोगों को मिल जाएगा। तो पार्ट 2 में हमारे सामने है खंड स। अब खंड स में हमारे सामने सबसे पहला सवाल क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो सवाल है ये है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब समझते हैं कि समविभव पृष्ठ हमारा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जवाब मिल जाएगा कि समविभव पृष्ठ हम किसे कहते हैं बच्चों। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, यानी इसके क्वालिटीज क्या हैं, इनके गुण क्या हैं। तो वहां पर 2 पूछी गई हैं, हमने आपको 3 बता दिया कि जब समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि समविभव पृष्ठ का मतलब हर बिंदु पर विभव समान, तो विभव का अंतर हमारा 0 होगा। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि विभवांतर का फार्मूला होता है वर्क डन बटे आवेश। ठीक, और यहाँ से अगर वर्क का फार्मूला निकालें, यानी कि कार्य का फार्मूला निकालें, तो विभवांतर मल्टीप्लाइड बाई चार्ज। तो जब हमारा विभवांतर का मान 0 है और आवेश को हम मूव करा रहे हैं तो हमारा किया गया वर्क कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर होता है कि विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है, यानी जो भी विद्युत बल रेखाएं होंगी वो समविभव पृष्ठ के हमारी लंबवत होंगी। तीसरा, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो आपको तीसरे के का जवाब मिल गया। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे के ख सवाल में। तीसरे का क हमारा कंप्लीट हुआ। ख में हमारे सामने दिया है कि E1 एवं E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 एवं R2 आंतरिक प्रतिरोध वाली 2 बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तो तुल्य बैटरी का विद्युत वाहक बल E तथा प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ कैपिटल E E1 कैपिटल E2 स्मॉल R1 स्मॉल R2 लिया है और तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कैपिटल E और प्रतिरोध का मान R लिया है। अब ये एक कंप्लीट डेरिवेशन होता है, ये एक कंप्लीट डेरिवेशन होता है। तो इसके लिए हमने आपके सामने यहाँ पर एक फिगर लगा दिया। मान लो कि ये कैपिटल E1 है, मान लो हम चलो कैपिटल E1 लिख देंगे, ठीक है ना। और ये हमारा R1 है, तो ये हमारी पहली बैटरी है और ये हमारी दूसरी बैटरी है जिसका EMF E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पहली बैटरी से हमारा करंट कितना निकल रहा E1, तो इसको वापस से भी हमको कितना करंट मिलेगा इधर से E1। और दूसरी बैटरी से यानी कि सेल से कितना करंट जा रहा है I2, तो इसको वापस भी मिलेगा I2। आपने कहा है सर। अब मान लेते हैं कि इन दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से जो एक सिंगल बैटरी बनी या सिंगल सेल बना उसका इक्विवेलेंट EMF कितना है, E इक्विवेलेंट, और इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस हम मान ले R इक्विवेलेंट है। टोटल करंट इसमें I है, यानी कि ये दोनों करंट यहाँ से मिलके क्या बनाएंगे भाई, ये I1 और I1 यहाँ पर ऐड होगा तो यहाँ पर टोटल करंट क्या मिलेगा I। तो यहाँ से वापस से हमको यहाँ पर करंट क्या मिलेगा I, और ये I करंट 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये समझ में आया। और इन दोनों के लिए कंबाइंड फिगर ये है, समझ में आया ना। अब हम सभी लोग जानते हैं, तो हमारा जब इसको सोल्व करेंगे सब कुछ तो हमारा रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा इक्विवेलेंट का कि E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट का आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बात है कि कैसे ये होगा, तो कैसे होगा, ये सबसे बड़ा अपने आप में एक मुद्दा है। तो इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, इस मुद्दे की गुत्थी को सुलझाने के लिए, यार चेहरे पे लाइट थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा लाइट को हम कम कर देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं चेहरे की ये जो सवाल का गुत्थम गुत्थी है, इस गुत्थम गुत्थी को सुलझाते हैं। आइए गुत्थम गुत्थी को सबसे पहले सुलझा लिया जाए। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं। जैसा कि आपने फिगर में देखा कि हमारे पास 2 सेल थे E1 और E2। अब ये OB कनेक्टेड कैसे थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो अगर इस फिगर में इस पॉइंट को A और इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को A इस पॉइंट को B मान ले, तो सेल E1 के रिस्पेक्ट में A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और सेल E2 के रिस्पेक्ट में A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना, कि सेल के टर्म में कि वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, सेल के
सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर में सी की मात्रा गलत हो गई है तो इसको हम सही कर दे रहे हैं। ठीक है, सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होता है, तो होता है V बराबर E माइनस आई इंटू आर। आपने कहा यस सर ये होता है। सो इस प्रकार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी बराबर पहले सेल के लिए तो E1 माइनस I1 R1। ठीक है, दूसरे सेल के लिए VA माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस I2 इंटू R2। क्लियर है, ये हमारा किस फिगर से आया, फ्रॉम फिगर 1। ठीक है, सिमिलरली फॉर फिगर 2 हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ये कौन से फिगर से आया, जो बगल में हमने इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाला माना है उसके वजह से आया, फ्रॉम फिगर 2। ठीक है, कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि फिगर में है कि इन दोनों का करंट कंबाइंड होकर कितना बना रहा, I कितना बना रहा, I, इसका मतलब I1 और I2 के सम के बराबर होगा। तो हमने कहा कि नाउ यानी कि अब I बराबर क्या होना चाहिए बच्चों, तो I1 प्लस I2 होना चाहिए। अब I की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, I की वैल्यू इस फिगर से निकालो। तो यहाँ से हम I की वैल्यू इक्वेट करेंगे। अब मान लिया कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये सभी VA माइनस VB हमारे V के बराबर है। कितना है बच्चे, ये हमारे सभी के सभी V के बराबर है। ठीक है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, E इक्विवेलेंट हमारा I की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों E इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। इसी तरीके से I1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा E2 माइनस V डिवाइडेड बाई R2। ये आ गया, आपने कहा यस सर इतना आ गया, और इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इतने में आप लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरा आप लोगों को दिखेगा, एकदम मजे में। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं जरा। तो सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा बच्चों, तो E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। यहाँ भी इस तरफ भी हम E को एक तरफ कर ले, V वाला एक तरफ कर ले, तो हमारा आ जाएगा E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। इसको एक साथ लिख दिया, इसमें भी माइनस है इधर भी माइनस है तो हमने लिख दिया माइनस। V कॉमन है तो आपने लिख दिया V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2। इतना आ गया, आपने कहा यस सर। अब अगर लेफ्ट और राइट साइड को कंपेयर कर ले, कंपेयरिंग लेफ्ट एंड राइट साइड, तो हमको देखो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, यहाँ पर इसके जगह इतनी वैल्यू निकल के आई। अब V अपॉन R इक्विवेलेंट के जगह पूरा इतना वैल्यू निकल के आया, तो V यहाँ भी है V यहाँ भी है, मतलब कि 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आ गई और E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी आ गई ना। तो हमने कहा यहीं पर कि कंपेयरिंग बोथ साइड यानी दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर तो जब दोनों पक्षों की मेरे प्यारे बच्चों तुलना करेंगे, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने क्या मिलेगा, यहाँ पर मिला दिस वैल्यू, ठीक है, माइनस से पहले, और इस माइनस से पहले यहाँ पर इतना वैल्यू, तो यानी E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर ये वैल्यू आ जाएगा। आपने कहा यस सर आ जाएगा। तो तुलना करने के बाद हमने लिखा कि E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। अगर इनको आपस में सोल्व कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। ये आ गया। चलो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक तरफ से तुलना किया, अब दूसरा अगर तुलना करें तो यहाँ आया V अपॉन
आर इक्विवेलेंट, और देख लो क्योंकि यहाँ पे वी अपॉन आर इक्विवेलेंट और यहाँ पर है माइनस के बाद वी इंटू दिस वन, ठीक है ना। तो हम इसको भी सोल्व कर लेंगे, वी इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। दोनों तरफ सोल्व करेंगे तो वी हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचा 1 बाई आर इक्विवेलेंट बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। आपने कहा यस सर हो गया। अब ध्यान देना, यहीं से हमारा आर इक्विवेलेंट निकल आया। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से कितना निकल आया बच्चों, अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो रेसिप्रोकल करते ही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो एक आंसर तो हमारा आ गया आर इक्विवेलेंट का, लेकिन अभी हमारा बाकी है ई इक्विवेलेंट निकालना, ठीक है ना। तो इस आर इक्विवेलेंट के जगह अगर आर इक्विवेलेंट की ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारा समीकरण 1 से हमारा ई इक्विवेलेंट निकल आएगा, ठीक है। तो अब हमने ई इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं बच्चों, ई इक्विवेलेंट की। तो हमने कहा समीकरण 1 में आर इक्विवेलेंट के मान को रखने पर अब रख दो, तो आपने रख दिया, ये आ गया ई इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट का मान क्या है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसके मेन साइन तो ये था, तो इसके नीचे वाला डिवीजन का वैल्यू आ जाएगा ऊपर, तो ये आ गया बेटा R1 प्लस R2। और इधर हमारे पास क्या है, तो समीकरण 1 में देखो तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। तो दूसरी तरफ हमारा आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2। R1 R2 से R1 R2 कैंसिल। अब ई इक्विवेलेंट कितना निकल के आया यहाँ से, तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये वैल्यू डिवीजन में आ जाएगा, यानी आ गया हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 आ गया। आपने कहा यस सर आ गया। तो ये है हमारा ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, ये क्या है बच्चों, ये है हमारा ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमें पहले ही मिल गया था, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया था R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है ना। वैसे भी ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे तो हमारा इतना ही निकलना था, तो दोनों के आंसर्स हमको मिल गए। एक एक स्टेप आपने कर लिया, देखो तो इतना ही हमने बोला था कि रिजल्ट आना चाहिए E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और आर इक्विवेलेंट R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो आपको ऐसा ना लगे कि नहीं सर जी ने तो लिख के रखा है, इनको खुद कुछ नहीं आता। अरे बहुत कुछ आता है, तो मिलना कभी ऑफलाइन बैचेज में। ऑफलाइन बैचेज अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे वीडियो के थंबनेल में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। आप टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी फिजिक्स विद अंसारी सर है, आप उस पर हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बात समझ आ गई। अरे हम भी आज के ज़माने के टीचर हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, ठीक है। चलो, और अगर ट्विटर पे मुझे ढूंढना है तो ट्विटर पे द देशभक्त नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा। द देशभक्त हूँ, बताने की बात नहीं है ना। चलो, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो हमने आप लोगों को क बता दिया, हमने आपको ख बता दिया, अब हम चलते हैं ग की तरफ। ग में है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन तृतीय उत्तेजित अवस्था में है, अंततः यह सामान्य अवस्था में लौटता है। तो उत्सर्जित होने वाले सभी संभावित वर्ण रेखाओं को चित्रित कीजिए और इनकी संख्या का भी उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो देख के सवाल बड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन यह सवाल कठिन है नहीं। कि तृतीय उत्तेजित अवस्था में है और सामान्य अवस्था में लौटता है अंततः, ठीक है। तो जितने भी वर्ण रेखाएं हैं उनको हमें ग्राफ में बनाना है और इनकी संख्याओं का उल्लेख भी करना है। तो आओ बताते हैं हम आपको। तो समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो तीसरे के ग वाले सवाल में हम आते हैं कि हम जानते हैं कि एनवी कक्षा में, बात को समझ लो, ये ऐसे ही नहीं है, ठीक। हम जानते हैं कि एनवी ऊर्जा अवस्था में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है बेटा, कि En बराबर
En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है, सबको पता है। चलो बहुत बढ़िया। अगर हमारा जब इलेक्ट्रॉन तीसरा उत्तेजित अवस्था में है तो तीसरे उत्तेजित अवस्था के लिए एन की वैल्यू हमारी 4 होती है। देखो एन बराबर 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं। एन बराबर 1 उनका सामान्य अवस्था है, एन बराबर 2 पहली उत्तेजित अवस्था, एन बराबर 3 दूसरी उत्तेजित अवस्था, एन बराबर 4 तीसरी उत्तेजित अवस्था होती है। तो n बराबर 4 यानी कि तीसरी उत्तेजित अवस्था में है, तो जब n की जगह हम 3 रख देंगे 4 रख देंगे तो E4 का वैल्यू हमारा निकलेगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे रखो 4 रख के देखो तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका निकल के आएगा। ठीक है ना। अरे ये सब कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन पे मत जाओ, अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो माइनस का 13.6 अपॉन 4 स्क्वायर यानी कि -13.6 अपॉन 16 इक्वल टू माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। जब वह सामान्य ऊर्जा अवस्था में आ रहा है, मतलब कि n बराबर 1 में आया तो n बराबर 1 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ से ये निकल आएगा। अब इस प्रकार कुल उत्सर्जित ऊर्जा, तो भाई हायर एनर्जी कौन सा है, E4, लोअर एनर्जी E1, तो E4 में से E1 को माइनस कर देंगे, E4 माइनस E1, तो इस वैल्यू में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा बेटा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके रिस्पेक्ट में अब हमको क्या बनाना है, ट्रांजिशन बनाने हैं कि कितनी संक्रमित रेखाएं हैं, जैसा कि हमारे सवाल में दिया गया था। तो अब हम आते हैं यहाँ पर कि कुल संभव उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या है, संक्रमण की संख्या, इसका बेटा फार्मूला होता है डायरेक्ट, और ये फार्मूला होता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। चौथे में था तो चौथे से पहले में आने तक कितने संक्रमण रेखाएं होंगी, तो n की जगह 4 रखा, 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, और 4 माइनस 1 आ गया 3, 3 दूना 6, तो हमारा आंसर आया 6 संक्रमण रेखाएं होंगी। ठीक है ना। अब कैसे, तो देखो n बराबर 4, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, गैपिंग्स जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे, अगर n बराबर 5 हमें खींचना हो तो n बराबर 5 इसके काफ़ी क्लोज होगा। ठीक है, और n बराबर 6 का अगर खींचना हो तो ये और इसके क्लोज बनता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा होगा। फिलहाल हमको 5वें छठे की जरूरत नहीं है, ये हमने आपको समझाया। तो चौथे में था यानी कि इस एनर्जी लेवल में था, और इस एनर्जी लेवल से यहाँ तक आया तो टोटल 6 रेखाएं होंगी। कैसे इलेक्ट्रॉन आता है वापस, ये हम बताते हैं। पहले हो सकता है कि चौथे से तीसरे में आया हो, फिर या ये हो सकता है कि चौथे से डायरेक्ट दूसरे में आया हो, ये हो सकता है कि चौथे में से डायरेक्ट पहले में आया हो, या ये भी हो सकता है कि चौथे से जब तीसरे में आया है तो तीसरे से दूसरे में आया होगा, फिर दूसरे से पहले में आया होगा, ये हो सकता है। या फिर ये हो सकता है यहाँ से कि तीसरे में था तो भाई तीसरे से दूसरे में है तो तीसरे में से सीधे पहले में आया होगा, तो पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं कि अगर चौथे से ड्रॉ करना है तो चौथा से तीसरा, चौथा से दूसरा, चौथा से पहला, फिर तीसरे से दूसरा, तीसरे से दूसरा, तीसरे से पहला और दूसरे से पहला। तो ये टोटल हमारी 1 2 3 4 5 6 संक्रमणों की संख्या हो गई। इसको हम लोग बोलते हैं इमिशन ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इमिशन ठीक है ना, इमिशन ट्रांजिशन। ठीक है, एनर्जी इमिशन ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि कहां पर था, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में था, ग्राउंड स्टेट में आया है। तो ये हमारी हो गया, खत्म कहानी। अब चलते हैं इसके बाद अगले सवाल की तरफ कि अगला सवाल हमारा कौन सा है। तो अगला सवाल हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों है क्वेश्चन नंबर घ। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को समान विभव पर त्वरित किया गया है, किसका संवेग कम और संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। यानी किसका संवेग कम और डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से किसका संवेग कम होगा और किसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। आइए इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। घ, ठीक है, तो तीसरे का घ का आंसर। तो देखो बेटा, संवेग की बात है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं और ये बात तुम भी जानते हो कि हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, कि संवेग P बराबर जनरली होता है मेरे प्यारे बच्चों mv, लेकिन इसको जब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाता है 2mk,
ठीक। और जब किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया जाए किसी विभव से तो काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाता है E इंटू वी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर हम ये रख दें तो हमारा फार्मूला बन गया संवेग बराबर √2m, ये 2 है, 2m E इंटू वी। अब हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है ना, तो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की बात करें तो हमारा क्या क्या बराबर रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में हमारा 2 कांस्टेंट है, हमारा 2 क्या है, 2 कांस्टेंट है, E क्या है, कांस्टेंट है, अब वोल्टेज की विभव क्या है, कांस्टेंट है, केवल मास यहाँ पर अलग है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि जो मोमेंटम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर मास, एंड वी नो दैट, ठीक है, एंड वी नो दैट कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब कि प्रोटॉन का मास अधिक है तो प्रोटॉन का हमारा संवेग भी अधिक होगा। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं, अच्छा थोड़ा सा अंग्रेजी लिख गया है, इग्नोर कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस प्रकार मोमेंटम जो होगा प्रोटॉन का अधिक होगा और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का कम होगा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आप लोगों को पता होगा। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है ये आपको पता होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है। लगभग 10,000 गुना मास प्रोटॉन का अधिक होता है। कितना, अप्रोक्स 10,000 टाइम्स बड़ा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से। तो जिसका मास ज़्यादा उसका हमारा मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये बात तो यहाँ से हो गई। तो यहाँ पर पूछा गया था कम किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम होगा। अर्थात सवाल के हिसाब से अगर हम बात करें, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संवेग कम होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग कम होगा। ठीक है, ये तो आधी बात हुई। अब यहीं पर एक सवाल और पूछा गया था कि किसका वेवलेंथ दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। ठीक है ना, यहीं पर पूछा गया है कि किसका दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा इसी सवाल में। तो हमने कहा सवाल देख लो बाबू, पूछा गया है किसका संवेग कम और संबद्ध दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। देखो दी ब्रोगली को ना थोड़ा सा मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, समझ जाना तुम लोग। ठीक है, तो अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि चूंकि दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बराबर दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, ठीक है, दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, लेम्डा का फार्मूला क्या होता है, तो लेम्डा का फार्मूला होता है H/P। क्या होता है H/P? H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो लेम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों लेम्डा व्युत्क्रमानुपाती है संवेग के। लेम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, संवेग के। तो जिसका संवेग अधिक होगा उसका तरंगदैर्ध्य कम होगा और जिसका संवेग कम होगा उसका तरंगदैर्ध्य अधिक होगा, है ना। इसका मतलब तो यही है। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा कि संवेग हमारा प्रोटॉन का अधिक था और इलेक्ट्रॉन का संवेग कम था, अर्थात इससे पता चल गया कि प्रोटॉन का हमारा वेवलेंथ कम होगा और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ अधिक होगा। तो प्रश्नानुसार हमारा सही जवाब क्या है, तो प्रश्न के अनुसार हमारा लेम्डा ई यानी कि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, ठीक है, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन का दी ब्रोगली, ये लिखना बड़ा मुश्किल होता है हिंदी में, क्या बताया जाए, दी ब्रोगली, लेकिन लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए। इंग्लिश लिखना इतना कठिन नहीं होता मैं हमारे लिए, कि प्रश्नानुसार इलेक्ट्रॉन का दी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य अधिक होगा। क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया। आपने कहा यस सर, मिल गया, एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अब हम आगे बढ़े, अरे बढ़ जाते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, अब अगला सवाल हमारे सामने क्या है, तो अगला सवाल इसी में अथवा करके दिया है
ठीक है ना, अथवा वाला भी चलो बता ही देते हैं कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा फोटोन जिसका वेवलेंथ इतना हो तो उसका एनर्जी कितना होगा। हमने कहा बस इतने पूछना था। आओ भाई, तो तीसरे के घ का अथवा, ठीक है, तीसरे के घ का अथवा। अब इस अथवा का सॉल्यूशन कैसे होगा, हमारे पास क्या दिया है, तो एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, ठीक है ना। तो फोटोन की ऊर्जा बराबर कितना होती है, तो फोटोन की ऊर्जा बराबर, फोटोन की ऊर्जा E बराबर बेटा होता है एच न्यू, ठीक। एच अन्यू फ्रीक्वेंसी है यानी कि आवृत्ति है, तो एच सी बाई लेमडा। अब करना क्या है, खाली वैल्यू रख के सोल्व करना है। एच प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू 6.6 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट होता है, तो 3 × 10⁸। अब वेवलेंथ हमारे पास सवाल में कितना दिया, वेवलेंथ दिया है बच्चों 5 × 10⁻⁻7, तो 5 × 10⁻⁻7, बस इसको कैलकुलेट करना है। तो 5 से 6.6 को डिवाइड कर दो, तो 5 1 जा 5, 1 16, 5 3 जा 15, 5 2 जा, यानी आ गया 1.32 मल्टीप्लाइड बाई 3 × 10⁻−34 और 8 और ये 7 इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि माइनस का 34 प्लस 7 और 8 मिलकर 15 हो गया 15, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ गया 3.96, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना, इंटू 10⁻, इसको ऐड करो -19 जूल। और हमारा आंसर किस में निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जब आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो बच्चों, तो 3.96 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। इससे डिवाइड कर देंगे तो अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है बाबू, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है। तो इसी वैल्यू से जब हम यहाँ डिवीजन लगा देंगे तो जूल हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल जाएगा। तो 10⁻−19 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 3.96 डिवाइडेड बाई 1.6। तो जब डिवाइड करोगे तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद 2 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आंसर आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है और जो भी बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, हम आप लोगों को हमेशा कुछ नया लेके आते रहेंगे और आप लोगों का PYQ जरूर कराएंगे, ठीक है। PYQ आपके बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स को बूस्ट करता है, गारंटी है 95 प्लस आप स्कोर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे बने रहते हैं, आपके मन में कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। फिजिक्स में हम 100 में 100 दिलाने की कैपेसिटी रखते हैं। आप हमारे साथ जुड़ के एकदम बिंदास तैयारी करिए यार, मुस्कुराते रहिए, है ना, ठीक है। बाकी चमन चूती हूँ, अरे चमन चूतिया मतलब देखो, जो बच्चे ना मतलब किसी भी बात को यार दिल पे ले लेते हैं उन्हें मैं चमन चूतिया ही बोलता हूँ। चमन है वो, चंपऊ है, मतलब देखो वैसे ही गाली की तरह मत ट्रीट करना, ये मेरा ये तकिया कलाम है, ठीक है ना। खैर छोड़ो हटाओ ये सब बातें, बकवास है ये सब, कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ईमानदारी से अगर आप अपना कर्तव्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपका अच्छा स्कोर हो जाता है बिना किसी टेंशन के। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब फिर चलते हैं आगे। तो आगे हम कहाँ आपको लेके जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमारे सामने एक अगला सेक्शन है और अगला सेक्शन है खंडदा। अब खंडदा हम लेके आएंगे आप लोगों को पार्ट 3 में, इसमें लेके आएंगे बच्चों। इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा पार्ट 3 में, ठीक है ना। तो पार्ट 3 के लिए पार्ट 2 और पार्ट 1 जाके सबसे पहले देखिए। पार्ट 3 वाले जब हम अपलोड करेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।